हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पनीशिया क्लासेस। एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पुष्यभूति वंश पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गुप्त वंश तक पूरा पढ़ लिया था। उनकी धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, प्रशासन प्रणाली कैसी थी, कुछ इंपॉर्टेंट जो शब्द हैं गुप्त वंश से रिलेटेड वो हम लोगों ने रट लिया था, मतलब याद कर लिया था। ठीक है, उसको रट ही जाइए क्योंकि एग्जाम में उससे आता है क्वेश्चन। ठीक, तो आज हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पुष्यभूति वंश में हर्षवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ेंगे। और हम लोग वेनसॉन्ग के बारे में देखेंगे, और भी हम लोग देखेंगे, मतलब पढ़ेंगे। खट दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, देखिए ये वेनसॉन्ग के बारे में, खट दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो पाल वंश है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हर्षवर्धन यानी कि पुष्यभूति वंश, ये देखिए गुप्त वंश के तुरंत बाद आता है पुष्यभूति वंश। 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक पुष्यभूति वंश रहता है। ठीक है, इसमें जो हर्षवर्धन है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट रहते हैं। हर्षवर्धन, इनकी राजधानी कहाँ रहती है? थानेश्वर इनकी राजधानी रहती है। और देखिए इनके दरबारी कवि कौन रहते हैं? तो इनके दरबारी कवि बाणभट्ट रहते हैं। बाणभट्ट जो है ये हर्षचरित की रचना करते हैं और कादम्बरी की रचना करते हैं। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। हर्षचरित किसकी रचना है? तो वो बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इससे दो टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की रचना है। ठीक है, और हर्षवर्धन के समय में मथुरा जो था वो सूती वस्त्रों हेतु प्रसिद्ध था। वहीं जो बल्लभी था वो नालंदा शिक्षा के हेतु प्रसिद्ध था। नालंदा शिक्षा हेतु प्रसिद्ध था। ठीक है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा के तट पे युद्ध होता है जिसमें हर्षवर्धन पराजित होते हैं। इनके समय में ही जो चीन के यात्री रहते हैं वेनसॉन्ग, वो इनके शासनकाल में ही भारत आते हैं। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही वेनसॉन्ग आते हैं। ह से आप याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगा देते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है, ये क्या है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आते हैं। वेनसॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोग अलग से पढ़ेंगे क्योंकि इनको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म के कार्य पर रिसर्च करने के लिए ही इंडिया आते हैं। ठीक, अब देखिए हर्ष ने चीन में राजदूत भी भेजे, तो हर्षवर्धन ने चीन में अपने राजदूत भेजे। और वेनसॉन्ग से मिलने के बाद हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किन से मिलने के बाद ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बनते हैं, तो ये वेनसॉन्ग से मिलने के बाद बनते हैं। हर्ष ने 843 ईस्वी के करीब कन्नौज एवं प्रयाग में धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। महामोक्ष परिषद इसे कहा गया। जो धार्मिक सभाओं का आयोजन हुआ उसको महामोक्ष परिषद कहा गया। तो ये महामोक्ष परिषद का आयोजन किसने किया? हर्षवर्धन ने किया। ठीक है, हर्ष की नाटक यानी हर्ष के जो नाटक हैं, यानी कि ये एक रचनाकार भी थे, लेखक भी थे। तो इन्होंने क्या क्या लिखा था? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद किसने लिखा है? हर्षवर्धन ने लिखा है। ठीक है, तो ये पूरा इसको आप एकदम एज इट इज याद कर लीजिएगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वेनसॉन्ग। वेनसॉन्ग भारतीय यात्रा का विवरण इसमें दिया गया है, मतलब भारतीय यात्रा का विवरण ये पूरा लिखते हैं, बुक लिखते हैं। इनकी बुक जो रहती है वो भी इसमें है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 630 ईस्वी में ये भारत आए थे, ये पूछ लेता है। और ये कब तक भारत में रहे? तो 15 वर्षों तक ये भारत में रहे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय जो 637 ईस्वी में इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया और वहाँ ये अध्ययन किए, क्योंकि वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड कॉलेज है, विश्वविद्यालय था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, तो बौद्ध ग्रंथ ले जाने आए थे। मतलब ये क्या है, बौद्ध ग्रंथ के वहां पे पढ़ाई किया इन्होंने, उस पर रिसर्च किया। ठीक है, सीलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के उस टाइम में आचार्य थे जब ये आए थे। ठीक है, और इनकी जो बुक है उसका नाम है सीयूकी, जिसमें ये भारतीय जो यात्रा है उसके बारे में बताते हैं, भारत की यात्रा के बारे में इसमें विवरण देते हैं। ठीक है, सीयूकी में इनका उपनाम क्या है? इनको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो किनको यात्रियों को राजकुमार कहा जाता है? वेनसॉन्ग को कहा जाता है। मथुरा सूती वस्त्र तथा वाराणसी रेशमी वस्त्रों हेतु प्रसिद्ध था, ये इनकी बुक से पता चलता है। ठीक है, इन्होंने ये लिखा था कि मथुरा जो है वो सूती वस्त्र और वाराणसी रेशमी वस्त्रों हेतु प्रसिद्ध था। ठीक है, समाज वर्ण और जाति प्रथा के आधार पर संगठित था, ये वेनसॉन्ग ने माना है। यानी कि वेनसॉन्ग के अनुसार समाज जो था वो वर्ण और जाति प्रथा पर आधारित था। ठीक है, वेनसॉन्ग ने शूद्रों को कृषक कहा, तो इन्होंने शूद्रों को कृषक कहा। किसने कहा? वेनसॉन्ग ने कहा। हर्ष के शासनकाल में मृत्युदंड नहीं होकर के अंग भंग की सजा थी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसके बुक से पता चलता है, तो ये वेनसॉन्ग की बुक से पता चलता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में मृत्युदंड नहीं था बल्कि अंग भंग की सजा थी, यानी कि काट पीट देते होंगे। ठीक है, वेनसॉन्ग ने हर्ष के समय छठे महामोक्ष परिषद में भाग लिया था। तो ये छठे महामोक्ष जो परिषद, महामोक्ष परिषद यानी कि क्या था? अभी हम लोगों ने पढ़ा वेनसॉन्ग का महामोक्ष परिषद जो है ये क्या? धार्मिक सभाओं का आयोजन होता था। ठीक है, तो इस जो धार्मिक सभाओं का आयोजन होता था जिसमें छठा जो महामोक्ष था
उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ये चीज है। अब ये जी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन इससे, खट दर्शन। खट दर्शन यानी कि जो 6 दर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत का सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो वो है सांख्य दर्शन। इसके रचयिता कौन है, तो वो है कपिल, महर्षि कपिल, ठीक है, कपिल मुनि कहा जाता है। तो सांख्य दर्शन के जो रचयिता है वो महर्षि कपिल हैं। योग दर्शन के रचयिता महर्षि पतंजलि हैं। और न्याय दर्शन के जो रचयिता हैं वो गौतम अक्षपाद, यानी कि गौतम याद कर लीजिए, न्याय दर्शन के रचयिता गौतम है। और वेदांग दर्शन जो है उत्तर मीमांसा दक्षिण मीमांसा 2 आता है, तो जो वेदांग दर्शन उत्तर मीमांसा वदरायण एवं आदि शंकराचार्य, तो आदि शंकराचार्य याद कर लीजिए। देखिए ये अलग अलग है, हाँ, वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा, आदि शंकराचार्य, वदरायण, ठीक है। वैशेषिक दर्शन जो है वो महर्षि कणाद ने लिखा था, ठीक है, जो परमाणुवाद की स्थापना करता है। तो जो महर्षि कणाद थे वो परमाणुवाद की स्थापना भी किए थे। वैशेषिक दर्शन इन्होंने ही लिखा था। पूर्व मीमांसा दर्शन किसने लिखा था, महर्षि जैमिनी ने लिखा था। इसको एकदम रट जाइए, एग्जाम में मतलब इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। आरओ यूपीपीसीएस में से एक में तो आएगा ही आएगा। इसको क्या कीजिए, आप ट्रिक बना लीजिए कोई, ठीक है, या तो एक जगह लिखिए, आप पूरा एक जगह लिखिए, जैसे कि सांख्य दर्शन लिखिए महर्षि कपिल लिखिए, योग दर्शन पतंजलि लिखिए, न्याय गौतम, वेदांत वदरायण, ठीक है, वैशेषिक महर्षि कणाद, और मीमांसा जो पूर्व मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी। उसको लिख करके कुछ भी ट्रिक बना करके एक अपने हिसाब से ट्रिक बना के इसको याद कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है इंसान, तो हो नहीं पाता है एग्जाम में। फिर यहाँ पे नोट क्या दिया, पूर्व मीमांसा दर्शन व उत्तर मीमांसा दर्शन जो है वो वेदों पर निर्भर रहा है। तो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा किस पे निर्भर है, वेदों पर जो है ये निर्भर है, ठीक है, ये चीज है। अब आते हैं हम लोग पाल वंश पढ़ लेते हैं। तो पाल वंश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कब से कब तक रहता है, तो 8वीं से लेकर के 12वीं सदी तक पाल वंश रहता है। पाल वंश के सबसे जो पहले संस्थापक रहते हैं वो रहते हैं धर्मपाल, जो 770 ईस्वी से लेकर के 815 ईस्वी तक रहते हैं, ठीक है। बांग्लादेश में सोम विहार का निर्माण कराते हैं धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, धर्मपाल। जब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि विक्रमशिला जो बौद्ध विश्वविद्यालय था, बौद्ध धर्म से रिलेटेड विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी, ठीक है। और इन्होंने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को हरा करके चक्रायुध को कन्नौज की गद्दी पर बैठाया था। ये आप छोड़ भी सकते हैं, आप ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, और ये याद कर लीजिए, ठीक है। उत्तरापद स्वामी की उपाधि इन्हें मिली थी। तो उत्तरापद स्वामी की उपाधि किसे मिली थी, धर्मपाल को मिली थी। त्रिपक्षीय युद्ध कन्नौज से जुड़ा था। तो त्रिपक्षीय युद्ध किससे जुड़ा था, ये से मतलब त्रिपक्षीय युद्ध जो है ये कन्नौज में था। ये किससे जुड़ा है, धर्मपाल इससे जुड़े हैं, ठीक है। बौद्ध दार्शनिक थे हरिभद्र, इनके आध्यात्मिक उपदेशक थे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये बौद्ध दार्शनिक थे और इनके जो उपदेशक थे, आध्यात्मिक उपदेशक, वो हरिभद्र थे, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये धर्मपाल जो रहते हैं ये पाल वंश के संस्थापक नहीं रहते, गोपाल रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे है गोपाल जो है वो पाल वंश के संस्थापक, तो पहले नंबर पे गोपाल आएंगे, ठीक है। गोपाल जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, पहले यानी कि संस्थापक रहते हैं पाल वंश के। इन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो पाल वंश के जो संस्थापक रहते हैं गोपाल, उसने की, ठीक है। सुलेमान नामक अरब जो व्यापारी थे वो पाल शासक को रुहमा कहा, मतलब रुहमा कहा, ठीक है। तो जो सुलेमान थे उन्होंने पाल वंश को क्या कहा, पाल शासक को, तो वो रुहमा कहा। पाल शासक महायान बौद्ध के अनुयायी थे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो पाल वंश के शासक थे वो बौद्ध धर्म को तो मानते थे, किस शाखा के अनुयायी थे, तो वो महायान शाखा के अनुयायी थे। फिर आते हैं हम लोग महिपाल प्रथम आते हैं, पाल वंश के दूसरे संस्थापक रहते हैं, ठीक है, दूसरे संस्थापक रहते हैं। इनके काल में चोल शासक जो राजेंद्र प्रथम रहते हैं ने बंगाल पर आक्रमण किया और इन्होंने इनको परास्त किया, मतलब हराया महिपाल प्रथम को, ठीक है। इन्होंने तिब्बत में बौद्ध भिक्षु 38 को भेजा था। तो तिब्बत में बौद्ध भिक्षु को किसने भेजा था, तो महिपाल प्रथम ने भेजा था, ठीक है। फिर आते हैं देवपाल। देवपाल जो है इनकी राजधानी मुंगेर, देखिए ये आएंगे, फिर उसके बाद 3rd नंबर पे धनुपाल आएंगे, 4th नंबर पे देवपाल आएंगे, और 5वें यानी कि अंतिम आएंगे रामपाल। ये याद कर लीजिए सीक्वेंस से, पहले संस्थापक रहते हैं गोपाल आते हैं, ठीक है। उदयपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना, जितना इंपॉर्टेंट बस उतना ही याद कीजिए ये। फिर उसके बाद ये आप छोड़ सकते हैं, ठीक, और ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाल शासक महायान बौद्ध शाखा के अनुयायी थे। फिर उसके बाद महिपाल प्रथम आते हैं, जो कि पाल वंश के क्या रहते हैं, द्वितीय संस्थापक रहते हैं। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसमें, सॉरी, ये है तिब्बत में बौद्ध भिक्षु 38 को इन्होंने भेजा था। तिब्बत में किस बौद्ध भिक्षु को भेजा, किसने, महिपाल ने भेजा।
फिर तीसरे नंबर पे आते हैं धर्मपाल आते हैं। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना करते हैं ये धर्मपाल, बस इतना इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं देवपाल। देवपाल ने राजधानी कहाँ बनाया, मुंगेर को राजधानी बनाया। उदंतपुरी जो बौद्ध मठ है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था देवपाल ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज आप छोड़ भी सकते हैं। फिर आते हैं रामपाल। रामपाल अंतिम पाल शासक रहते हैं, बस इतना ही याद कर लीजिएगा, इसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, अगर आप लोगों को लेक्चर से मतलब याद तो नहीं होता है 1-2 बार लेक्चर करने से, तो आप लोग जाकर पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे सेन वंश आता है। सेन वंश जो है वो 11 से 12वीं शताब्दी, इसको आप लोग स्किप कर दीजिए क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, तो क्या ही मतलब है पढ़ने का। ये पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाल वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको आप स्किप कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर कश्मीर राजवंश की बात करें, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ये भी अगर छोड़ना चाहे तो आप लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। कश्मीर राजवंश में आता है लोहार वंश आता है, उत्पाल वंश आता है, कारकोट वंश आता है, बस नाम याद कर लीजिएगा। लोहार वंश, उत्पाल वंश, कारकोट वंश, ये किससे रिलेटेड है, तो कश्मीर राजवंश से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए जो लोहार वंश है, कल्हड़ की जो राजा तरंगड़ी है, इसमें हर्ष का आश्रित कवि जो था कल्हड़, ये यहाँ पे इससे पता चलता है लोहार वंश में। हर्ष प्रसिद्ध लोहार शासक था, तो जो हर्ष था, हर्षवर्धन नहीं है, ये हर्ष अलग है, तो ये प्रसिद्ध लोहार शासक थे, ठीक है। और जो हर्ष का आश्रित कवि यानी कि हर्ष के जो कवि थे वो कल्हड़ थे। कल्हड़ ने क्या लिखा था, राजा तरंगड़ी लिखा था, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और हर्ष को कश्मीर का हीरो यहाँ पे होगा, नीरो नहीं होगा, ठीक है, हीरो कहा गया, ये चीज है, बस इतना ही याद कर लीजिए, ये सब आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये चीज भी देख लीजिए आप कि जो मार्तंड्य मंदिर है, मार्तंड्य मंदिर, ये ललितादित्य ने बनवाया था, इसका निर्माण करवाया था, ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं। कश्मीर का अकबर किन्हें कहा जाता है, तो ये जैनुल अबादीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, ये याद कर सकते हैं, थोड़ा यूनिक सा है। कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है, जैनुल अबादीन को कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रमुख राजपूत वंश देख लेते हैं, ठीक है। प्रमुख राजपूत वंश में 2 आते हैं, मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश आएंगे, ठीक है। और भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे राजपूत में चौहान वंश आएंगे, मालवा के परमार आएंगे, ये पूरा राजस्थान का जो बेल्ट है वो पूरा राजपूत वंश का रहता है, पूरा शासक यहाँ पे, ठीक है। तो ये चलिए हम लोग लाइन से पढ़ लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जो पहला वो है गुर्जर प्रतिहार में, ये चीज पढ़ लेते हैं। तो शुरुआत में ये क्या थे, जो गुर्जर प्रतिहार वंश, ये चारवाहे थे और लड़ाके हुआ करते थे, ठीक है। और इसमें जो है प्रतिहार का सबसे पहले अर्थ क्या होता है, तो शाब्दिक अर्थ होता है द्वारपाल, ठीक है। राजा भोज द्वारा 7वीं सदी में प्रतिहार वंश की स्थापना की गई। जो ग्वालियर शिलालेख है इसमें प्रतिहारों के शुरुआती परिवार का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो राजा भोज ने प्रतिहार वंश की स्थापना की, ये चीज एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि राजा भोज किससे रिलेटेड है, गुर्जर प्रतिहार वंश से रिलेटेड है। किसने प्रतिहार वंश की स्थापना की, राजा भोज ने की, ठीक है। फिर 750 से 1000 ईस्वी तक जो त्रिपक्षीय युद्ध कन्नौज हेतु होता है, तो ये जो त्रिपक्षीय युद्ध अभी हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे तो पढ़े थे त्रिपक्षीय युद्ध, तो ये राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार, ये 3 लोगों के बीच में होता है, इसलिए इसको त्रिपक्षीय युद्ध कहा गया। राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार के बीच में होता है। इसमें विजेता कौन रहता है, तो इसमें जो प्रतिहार वंश रहते हैं वो विजेता रहते हैं, ठीक है, ये चीज है यहाँ। जो इनका एरिया रहता है वो दक्षिण पश्चिम राजस्थान इनका एरिया रहता है, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का। हरिश्चंद्र जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना करते हैं, यहाँ पे ये बताया गया है। ये प्रतिहार वंश है, सॉरी, प्रतिहार वंश के जो है राजा रोज रहते हैं, ये गुर्जर प्रतिहार पूरा आता है तो हरिश्चंद्र, ठीक है। वास्तविक वो प्रथम शासक जो रहते हैं वो नागभट्ट प्रथम रहते हैं। म्लेच्छों का नाशक इनको उपाधि मिली रहती है। इसने अरबों से लोहा लिया, यानी ये अरबों से मतलब युद्ध लड़ा इन्होंने, ये आप कह सकते हैं। मिहिर भोज वन, ये इंपॉर्टेंट है, मिहिर भोज वन, देवपाल और राजपूत राजा ध्रुव ने इन्हें हराया था। ये वैष्णव धर्मानुयायी थे, यानी वैष्णव धर्म को ये मानते थे। आदि वराह की उपाधि किसे मिली थी, तो ये मिहिर भोज प्रथम को मिली थी आदि वराह की उपाधि, ठीक है। इन्होंने राजधानी कन्नौज को बनाया था। ग्वालियर प्रशस्ति में मिहिर भोज की उपलब्धियों का उल्लेख है, तो जो ग्वालियर प्रशस्ति है वो किससे रिलेटेड है, तो वो मिहिर भोज प्रथम से रिलेटेड है। मिहिर भोज प्रथम जो है वो किस वंश से है, तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश से रिलेटेड है, ठीक है। आदिवरा की उपाधि किसे मिली है, मिहिर भोज को मिली है, तो ये 2 चीज याद कर लीजिए, आदिवरा की उपाधि याद कर लीजिए और जो है ग्वालियर प्रशस्ति में मिहिर भोज के बारे में बोला गया है, ये आप याद कर लीजिएगा।
प्रतिहारों के मंदिर का निर्माण जो है वो मतलब प्रतिहारों में मंदिर के निर्माण का विकास बहुत अच्छे से होता है, जिसमें देखिए खजुराहो में जो मंदिर है, जो अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो ये जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के ही समय में बना था। ठीक है, फिर यहाँ पे महिपाल प्रथम आते हैं। महिपाल प्रथम में अल मसूदी बगदाद इनके काल में गुजरात मतलब गुजरात आए थे। गुजरात जो है गुजरात में आए थे। तो ये कौन आए थे? अल मसूदी बगदाद, इन्हीं के शासनकाल में आए थे, महिपाल के शासनकाल में। राजशेखर जो थे ये इनके विद्वान थे। तो ये पूछ लेता है राजशेखर किसके विद्वान थे? महिपाल प्रथम के विद्वान थे। ठीक है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख जो है, ये ऐहोल अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख है। तो सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख किस अभिलेख से पता चलता है? ऐहोल अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, और जो गुर्जर प्रतिवंश जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसके पूरा उसका पता चलता है ग्वालियर अभिलेख से। इनके शुरुआती परिवार का वर्णन मिलता है, ग्वालियर शिलालेख से इनके परिवार का उल्लेख मिलता है, शुरुआती परिवार का पता चलता है। ठीक है, और जो ग्वालियर प्रशस्ति है वो किससे रिलेटेड है? तो मिहिर भोज वंश से रिलेटेड है। ठीक है, ये चीज आप याद कर लीजिएगा। अल मसूदी की यात्रा का विवरण जो है वो मुरूज उल जहान के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो अल मसूदी आए थे बगदाद इनको कहा जाता है, ये महिपाल प्रथम के शासन काल में आए थे। और इनकी जो यात्रा का विवरण है वो मुरूज उल जहान है। ठीक है, ये चीज इन्होंने लिखा था। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग चौहान वंश। चौहान वंश जो थे इनकी संस्थापना किसने किया? तो वासुदेव ने किया। वासुदेव इसके संस्थापक थे। चौहान प्रतिहार शासक के सामंत थे। जो प्रतिहार वंश था उसके जो गुर्जर प्रतिहार वंश उसके सामंत थे चौहान। प्रारंभिक राजधानी इनकी अहिछत्र थी। ठीक है, और उसके बाद जो अजय राज द्वितीय आते हैं उन्होंने बाद में अजमेर को बना दिया। ये राजस्थान का बेल्ट है उधर ही था। ठीक है, ये चौहान वंश। विग्रह राज चतुर्थ जो रहते हैं इनको विसल देव भी कहा जाता था। विसल देव भी कहा जाता है। विसल देव कब से कब तक रहते हैं? 1153 से 1163 ईस्वी तक रहते हैं। ठीक, विसल देव ने हरिकेल नाटक की रचना की। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हरिकेल नाटक की रचना किसने की? तो विसल देव ने की। इस नाटक के अंश में 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो उसका उल्लेख किया गया, मस्जिद की दीवारों पर बनाया गया है। और सोमदेव जो कथा सरित सागर इनके दरबारी विद्वान थे। सोमदेव जिन्होंने लिखा था कथा सरित सागर इनके विद्वान थे। किनके? विसल देव के विद्वान थे। ठीक है, ये चीज याद कर लीजिएगा। फिर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान भी इन्हें कहा जाता है। तराइन का जो युद्ध होता है मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में होता है ये युद्ध। ये मोहम्मद गोरी और किसके बीच में होता है? तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। ठीक है, इनके जो राजकवि रहते हैं वो चंद्रबरदाई रहते हैं। ठीक, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो इन्हीं की रचना रहती है। जैनक पृथ्वीराज विजय का नाटक है, मतलब पृथ्वीराज विजय नाटक है एक तरह से जैनक। तो ये जैनक क्या है? ये नाटक है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे राजपूत में देखिए एक ये चौहान वंश आता है, दूसरा आता है मालवा की जो परमार वंश रहते हैं उनके बारे में भी इंपॉर्टेंट है। इसके संस्थापक उपेंद्र रहते हैं। परमारों की जो राजधानी उज्जैन और धारानगर रहती है। पहली राजधानी उज्जैन, फिर धारानगर। ठीक है, दूसरी राजधानी। राजा भोज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सर्वोच्च जो परमार राजा थे वो राजा भोज थे। भोजपुर झील का इन्होंने निर्माण करवाया था राजा भोज ने। भोजशाला यानी कि संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी इन्होंने। और इनको कविराज की उपाधि मिली थी। ठीक है, रचनाएं इनकी क्या थी? कविराज की उपाधि मिली थी तो कुछ रचनाएं भी होंगी इनकी। तो आयुर्वेद सर्वस्त्र और युक्ति कल्प तरु और समरांगण सूत्र धार, ये वास्तुकला से संबंधित है। ये आप छोड़ भी सकते हैं, याद होगा तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो हम लोगों ने पूरा राजपूत वंश पढ़ लिया। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली है, गुप्तकालीन शब्दावली है जो कि एग्जाम में पूछ लेता है। तो जो भूमि के प्रकार हैं उनको वहीत, अकृष्ट, असर, साक्त, ये सब या कृष्ट कहा जाता है। कृष्ट मतलब जो बोई जाने वाली जमीन, जो बोई जाती हो। अकृष्ट मतलब कि जो बंजर जमीन हो। ठीक है, तो वो चीज है। दुकूल पौधों के रेशों से बना जो कपड़ा होता था उसको दुकूल कहते थे। ठीक है, तो क्या कहते थे? दुकूल कहते थे। तारीख किसको कहते थे? तरीक। तरीक कहते थे। तरशुल्क वसूलने का जो अधिकारी होता था उनको तरीक कहते थे। जो प्रमुख कर होते थे वो भाग, भोग, हिरण्य, हिरण्य के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, प्रस्थ, ये सब है। ठीक है, वरोज जो है वो भड़ोज के वस्त्र होते थे जिसको बरोज कहा जाता था। कौड़ी और जो कपर्दक होते थे ये वस्तु विनिमय का माध्यम होता था, कौड़ी और कपर्दक। ठीक है, तो ये चीज है। राजपूतों का अभ्युदय जो है इस काल की महत्वपूर्ण घटना रहती है, गुप्त काल की। ठीक है,
तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो है वो मैं दक्षिण भारत के राजवंश लेकर के आऊंगी। इसको अगर आपको पढ़ना है तो आप प्लीज मैप लेकर के बैठिएगा, क्योंकि मैप से ही समझ आता है। ये मैप से पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि थोड़ा टफ है दक्षिण भारत का राजवंश, ठीक है। तो ये चीज हम लोग कल पढ़ेंगे, कल पूरा लेकर के आऊंगी। ये पूरा ट्री हम लोग समझ लेंगे। चोल, चेर, काकतीय वंश, पांड्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, वाकाटक और चालुक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, खासकर यूपीएससी में से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको पसंद आया लेक्चर तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।